नमस्कार साथियों। आज मुझे अपने कुछ साथियों की एक शिकायत का जवाब देना है। शिकायत है कि आपकी कहानियाँ इतनी पुरातनपंथी क्यों होती हैं? क्यों नहीं नए ज़माने की नई पौध की कहानियाँ लिखती? मैंने पूछा कितनी नहीं चाहिए, आज की कहानी कहूँ? तो लीजिए प्रस्तुत है कहानी आज की। कहानी का नाम है आद्या। यह मेरी स्वरचित मौलिक रचना है। कहानी से पहले मेरे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर साहब के लिए दो पंक्तियाँ। देखो देखो माना है कहना तुम्हारा, गला जो बरबस भर आता है, आंखें जो यूं ही छलक जाती हैं, पोंछ कर उन्हें अब हंस कर याद करती हूँ तुम्हें। तो लीजिए प्रस्तुत है कहानी आद्या। कभी सोचा नहीं था कि फकत 45 मिनट में किसी के जीवन की अनोखी कहानी सुनने को मिलेगी। आज किसी कार्यवश मेट्रो रेल की सवारी करने का मौका मिला। दोपहर के वक्त अमूमन भीड़ कम होती है, लंबा सफर था और आराम से बैठने को जगह मुझे मिल गई थी। मुझे सफर करते सहयात्रियों को देखकर उनके विषय में जानने की सदैव उत्सुकता रहती है, पर शिष्टाचारवश किसी की ओर यूं देखना भी उचित नहीं लगता। तो वैसे ही चारों ओर जो नजर दौड़ाई तो देखा कि मेरे अतिरिक्त सभी के हाथ में मोबाइल है और ना जाने किस जरूरी काम में वे सभी व्यस्त हैं। आधुनिकता का पहला पैमाना जो यही है। मैं क्योंकि घर से बाहर बहुत आवश्यकता होने पर ही मोबाइल निकालती हूँ, तो अलावा उन सबको देखने के और क्या करती। सामने की सीट पर 3 लड़कियां बैठी थीं। उम्र यही कोई 23-24 वर्ष होगी। हरियाणवी शैली में लगातार ऊंची आवाज में बातचीत कर रही थीं। वेशभूषा में बिल्कुल आधुनिक। वह शक्ल सूरत से किसी संभ्रांत घर की पढ़ी लिखी लग रही थी। ज्यादातर बातें अपने कैरियर व संगी साथियों के विषय में ही कर रही थी। बीच बीच में मोबाइल देखती, हंसी ठहाके लगा रही थी। उनके आत्मविश्वास को देख मुझे बहुत खुशी हो रही थी। कोई हीन भावना नहीं थी अपने प्रदेश या बोली को लेकर। दिल्ली शहर की यही खासियत है, यहाँ कोई कहीं का भी हो, दिल्ली के दिल में बस जाता है और इसे अपना बना लेता है। ट्रेन लगभग खाली ही थी। एक दूसरे की गतिविधियों पर नजर चले जाना स्वाभाविक ही था। अगले स्टेशन पर तो अधिकतर यात्री उतर गए। अचानक ट्रेन के दरवाजे बंद होने से कुछ क्षण पहले ही एक युवक युवती दौड़ के हाँफते हुए अंदर चढ़ गए। लगता था काफी दूर से ट्रेन को पकड़ने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। युवती तो आकर मेरे बराबर में धम्म से बैठ गई। युवक सामने ही खड़ा रहा। युवती देखने में काफी सुंदर, किसी मॉडल की भांति लग रही थी। जनवरी की ठंड का मानो उसे एहसास ही ना था। महीन शिफॉन की साड़ी व डीप गले के ब्लाउज के ऊपर उसके लंबे खुले बाल ही ठंड से उसे बचा रहे होंगे। अचानक क्या हुआ कि इन दोनों को देखकर उन तीनों लड़कियों की, जो कि लगातार अभी तक बिना रुके बोलती चली आ रही थी, बोलती बंद हो गई। अब वे कनखियों से मेरे बराबर बैठी युवती को देखती और फुसफुसाकर आपस में बात करने लगती। उनके हाव भाव से यही समझ आ रहा था कि वे उसे भली प्रकार जानती तो हैं, पर उसे यहाँ देख हक्की बक्की थी। अचानक उनमें से एक अपने मोबाइल में कोई नंबर मिलाने लगी कि पास खड़े युवक ने बहुत ठंडी आवाज में बोला, देवली, किसी को फोन मत करना, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। एक नजर युवक पर डाल देवली ने अपना चुपचाप फोन बैग में रख लिया। तीनों ने आंखों ही आंखों में बात करी और अगले स्टॉप पर ट्रेन रुकते ही उतर गई। उनके उतरते ही डब्बे में और सन्नाटा पसर गया। उस युवती ने भी चैन की सांस ली। युवक भी धीरे से उसके पास आकर बैठ गया और धीमी आवाज में कुछ कुछ उसे समझाने लगा। युवती कुछ रुआसी सी उसकी बात सुनती रही। मेरे कान में जो शब्द पड़े उनसे कुछ यह समझ आया कि वह युवती शादीशुदा है और कई परेशानियों से घिरी है। वह युवक उसे तरह तरह के उदाहरण देकर घर में चल रही विषम परिस्थितियों का सामना कैसे करे समझा रहा था। युवती की उम्र लगभग 37-38 वर्ष व युवक की भी उतनी ही थी, शायद या उससे कुछ कम रही होगी। दोनों के बीच की समझ को देखकर उनके रिश्ते की प्रगाढ़ता का अंदाजा सहज ही हो रहा था। अगले स्टॉप पर ट्रेन रुकने पर वह युवक भी युवती से विदा लेकर उतर गया। ट्रेन चलते ही युवती अपने आंसू नहीं रोक पाई।
मैंने सहानुभूति स्वरूप उसके कंधे पर जो हाथ रखा तो चौंक कर मेरी ओर उसने देखा। उसकी आंखों की निरीहता व मेरी आंखों में दिखते प्रेम व सहानुभूति ने उसी क्षण हम दोनों के बीच एक रिश्ता सा कायम कर दिया। आंसू रुकने पर अपने को नियंत्रित व व्यवस्थित कर उसने मेरी ओर मुस्कुराकर देखा। मैंने भी दोस्ताना लहजे में हंसकर उसकी ओर अपना हाथ बढ़ा दिया। मेरा नाम आद्या है, यहाँ दिल्ली में नौकरी करती हूँ। घर हरियाणा में है, डेली अप एंड डाउन करती हूँ। आज बीमारी का बहाना बनाकर ऑफिस से छुट्टी ली थी, पर उन तीनों लड़कियों ने जो मेरे ही ऑफिस में ट्रेनी के पद पर हैं देख लिया, अब न जाने क्या सोचेंगी। एक सांस में मेरे बिना पूछे ही फर्राटेदार अंग्रेजी में सब बता गई। मुझे मुस्कुराता देख बोली, मैं आपको पहचानती हूँ, आपकी कहानियां सुनती हूँ। ओह अच्छा, मैं बोली, तुम यदि चाहो तो अपनी कहानी सुना सकती हो। उसने प्रश्न सूचक मेरी ओर देखा और बोली, आप मुझे समझेंगी, गलत तो नहीं ठहराएंगी। देखो आद्या, मैं कहानी कहती जरूर हूँ, पर अपने को कभी इतना ज्ञानी नहीं समझा कि दूसरे को गलत सही के मायने बता पाऊं। तुम्हें यदि मुझे बताने से सुकून हासिल हो तो जरूर बताओ, और गलत सही के चक्कर में तो ना ही पड़ो, अच्छा है। एक गहरी सांस लेकर उसने बताना आरंभ किया। दक्षिणी दिल्ली के एक आधुनिक संभ्रांत परिवार में पली बढ़ी कॉन्वेंट एजुकेटेड आद्या न केवल दिखने में खूबसूरत थी, अपितु जीवन की अन्य कलाओं में भी माहिर थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद एक बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर कार्यरत थी। कॉरपोरेट दुनिया के चोंचलों से बखूबी वाकिफ थी। अपने बॉस की नंबर 1 चहेती थी। बहुत से युवक उससे संबंध बनाने को बेताब रहते, पर अपने कैरियर पर फोकस रख दोस्ती से आगे किसी से रिश्ता न बनाया। उसके माता पिता स्वयं चाहते थे वह किसी को अपना जीवन साथी चुने, पर अपने काम में व्यस्त आद्या इसके लिए समय ही ना निकाल पाई। हार कर माता पिता ने अपने परिचित एक बहुत बड़े व्यवसायी के बेटे से उसका विवाह करवा दिया। सब कुछ बहुत अच्छा व निर्बाध चल रहा था। ईश्वर ने परिवार पूर्ण करते हुए संतान भी दे दी। आद्या अपनी कंपनी के उत्तरोत्तर विकास में व्यस्त थी। पति अपने व्यापार में। 6 वर्ष कब निकल गए पता ना लगा। अचानक एक दिन हुई दुर्घटना ने उसका सर्वस्व बदल दिया। रात में फैक्ट्री से आते हुए पति की कार का जो एक्सीडेंट हुआ, उसमें बस उनकी जान ही बची। सब हड्डी पसली टूट गई। लगभग 1 साल लग गया उठकर खड़ा होने में। फैक्ट्री, व्यापार सब ठप हो गया। आद्या को भी काम से छुट्टी लेकर घर रहना पड़ा। नौकर चाकरों की संख्या भी घटकर 1 तक सीमित रह गई। काम से छुट्टियां कितनी मिलती, अंततः आद्या को नौकरी छोड़नी पड़ी। घर, बच्ची की पढ़ाई, फिर उस पर पति की इलाज का भारी खर्चा, हार कर आद्या को दूसरी नौकरी लेनी पड़ी। माता पिता सहायता करते, पर घर में बैठे बैठे आद्या का दम सा घुटता। उसको बाहर निकलकर खुली हवा में सांस लेना बहुत जरूरी लगने लगा। नई नौकरी को भी लगभग 1 वर्ष हो चुका था। आद्या की जिंदगी एक मशीनी ढर्रे पर आ गई थी। घर, ऑफिस, बच्ची, इस सब में दिन कब निकल जाता उसे कुछ पता नहीं। पति अब घर में ही चलने फिरने लगे थे। आद्या ने कई बार कोशिश की कि वे पुनः काम संभालें, पर उन्हें घर में रहने की इतनी लत लग चुकी थी कि वे राजी न हुए। बात बिना बात पे नौकरों पे बरसना, बच्ची को डांटना और आद्या के घर आने पर तानों की बौछार, बस यही दिनचर्या रह गई थी उनकी। आद्या का जीवन उस बंजर मरुभूमि के समान हो गया था जिसमें जल के सोते की कामना ही व्यर्थ थी। बच्ची का भविष्य बन जाए, बस यही सोच उसकी जीवन रूपी गाड़ी चलाने में ईंधन का काम कर रही थी। अपना उसका कोई अस्तित्व है इसका पता उसे कभी नहीं चलता। यदि एक दिन यह अनीश नाम का युवक उसके ही ऑफिस में उसका मातहत बनकर न आता। उम्र में उससे 2 वर्ष छोटा अनीश विदेश से मैनेजमेंट की डिग्री लेकर आया था। दिखने में कुछ विशेष नहीं, परंतु आचार व्यवहार व उसकी कार्यकुशलता देखकर ही अंदाजा हो गया कि शीघ्र ही यहाँ से बहुत आगे उड़ान भरेगा। और वही हुआ। 6 महीने बीतते न बीतते दूसरी कंपनी में सीनियर मैनेजर के पद पर चला गया। परंतु आद्या के साथ सहज रूप में आरंभ करी मित्रता इतनी गहरी हो जाएगी, यह दोनों ने न सोचा था।
आद्या अपने रोजमर्रा के घरेलू काम उसे सौंपने में बिल्कुल संकोच ना करती और अनीश भी सभी काम करने को सहर्ष तैयार रहता। कई बार तो आद्या के मीटिंग आदि में व्यस्त होने के कारण बच्ची को स्कूल से लेकर घर छोड़ता। आद्या के पति भी शुरू शुरू में अनीश को पसंद करते और उसके घर आने पर प्रसन्न होकर उसका स्वागत करते। अनीश आद्या के लिए वह अतिरिक्त रुधिर वाहिनी बन गया था जो उसके हृदय रूपी मरुस्थल में रक्त संचार करके उसे जीवित रखे थी। पर ऐसा कब तक चलता? अनीश का भी अपना परिवार था, बीवी और एक बच्चा था। शुरू में तो अनीश की पत्नी आद्या को आदर की दृष्टि से वह अनीश की सीनियर सहयोगी के रूप में देखती, पर उसे अपने पति का उसके हर छोटे मोटे काम के लिए युद्ध दौड़ना पसंद न आया। इधर आद्या के पति भी अनीश को अब शक की दृष्टि से देखने लगे थे। आद्या को जब भी ऑफिस से आने में देरी होती, कोहराम मचा देते। घर का वातावरण इतना दूषित हो गया था कि आद्या का वहां सांस लेना भी दूभर हो गया। बच्ची अब अधिकतर अपनी नानी के पास रहती। इतना सब बताते बताते आद्या का गला फिर भर आया। कुछ देर चुप बैठी रही, फिर बोली, अब आप बताएं, रिश्तों के इस समीकरण को कैसे हल करूं? क्या तुम अनीश से प्रेम करती हो? मेरे इस सीधे प्रश्न को सुनकर वह सकपका गई और बोली, नहीं नहीं, वह मेरा एक ही सबसे अच्छा दोस्त है जिस पर मैं आंख मूंद कर भी भरोसा कर सकती हूँ। पर क्या तुम चाहोगी कि तुम्हारे कारण उसका घर बिगड़े या तुम्हारा पहले से ही टूटा फूटा घर बिल्कुल खत्म हो जाए? नहीं, मैं यह भी नहीं चाहती। फिर क्या? दो नावों पर पैर रखकर तो तुम सफर नहीं कर सकती। देखो आद्या, दोस्ती की एक सीमा, एक मर्यादा होती है जो तुम्हें तय करनी है। यदि तुम उसके अनुसार अपने को सहेज सकती हो तो दुनिया क्या कहेगी, तुम इसका विचार मत करो। तुम्हारी जवाबदेही केवल तुम और तुम्हारे ईश्वर तक है। दोस्ती से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। उसकी पवित्रता और गरिमा बनाए रखना तुम्हारी जिम्मेवारी है। इतना कहकर मैं चुप हो गई। आद्या की शून्य में तकती निगाहें व लंबी चुप्पी ने बहुत कुछ कह दिया। मेरा भी गंतव्य आने ही वाला था। मैंने विदा लेने को हाथ आगे बढ़ाया ही था कि वह बोल उठी, आपको मालूम है, उन तीनों लड़कियों में से एक देवली अनीश की पत्नी की बहन थी। अब न जाने क्या होगा। मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं, बस मैंने जो तुमसे बताया है वह करो और अपने प्रति ईमानदार रहो। इतना कह मैं उठ खड़ी हुई और गेट की तरफ बढ़ी कि अचानक वह उठी और मेरे गले से लिपट गई। मेरा स्टेशन आ गया था। उसे धीरे से अलग करते हुए कहा कि यदि जरूरत लगे तो मुझे फ़ोन करना, और अपना फ़ोन नंबर देकर उतर गई। गेट बंद होने तक आद्या हाथ हिलाती रही। गाड़ी तो तीव्र गति से आगे निकल गई, पर आद्या की वह हाथ हिलाती मूरत मेरे साथ वहीं रह गई। साथियों, बहुत पहले हमारे घर में देहात से आई एक दूर के रिश्ते की भाभी ठिठोली करते हुए हम सब लड़कियों से कहा करती थी, देखो, तुम सब संभल कर रहना। 35 से 45 वर्ष तक की उम्र में शादीशुदा औरतों के बिगड़ने की बहुत संभावना होती है। कृपया इसे अन्यथा ना लें। अगर धैर्यपूर्वक संभाल लिया तो ठीक है, और नहीं तो फिर वे बात अधूरी छोड़ देती। उस समय सब ठहाका लगाकर हंस पड़ी थी। बिगड़ने से उनका क्या मतलब था, यह सबको पता था। आज अनायास ही मुझे उनकी याद ताजा हुआ। आप ही बताएं, बरसों पहले की वह पुरातन पंथी कहावत क्या आज के संदर्भ में लागू होती है? दरअसल समय पुराना या नया हो सकता है, परंतु सोच और कहानियां हर युग में वही रहती हैं। आप मेरी इस बात से कितना सहमत हैं, मुझे अवश्य बताएं। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद व नमस्कार।